मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए आज हम लोग 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के संदर्भ में कुछ चर्चा करते हैं। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अब आपके प्रारंभिक परीक्षा में मात्र 8 दिन बचे हुए हैं, यानी कि 1 सप्ताह लगभग बचे हुए हैं। आपको जो जो करना है, जो जो इच्छा है 11th जेपीएससी के लिए, इन्हीं 1 सप्ताह में आपको कर डालना है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करेंगे उसके बाद ही मुख्य परीक्षा के लिए आपका सफ़र शुरू होगा। और यह प्रारंभिक परीक्षा का सफ़र जो है 17 मार्च को 11th जेपीएससी के लिए समाप्त हो जाएगा। फिर तो 14th जेपीएससी के लिए आएगा। आशा है कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव होकर तैयारी कर रहे होंगे। और 11th जेपीएससी में चर्चा करने से पहले मैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा पर कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन के फॉर्म के संदर्भ में जो तिथियाँ दी गई थीं, वह तिथि अब समाप्त हो चुके हैं। लेकिन सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन पुनः आया है कि जो न्यूनतम और अधिकतम दोनों उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 रखी गई थी विज्ञापन में, उसे मैंने पहले भी कहा था, यह संभवतः कार्मिक के द्वारा भूल से हो गया है। सरकार का कहीं से ऐसा मंशा नहीं रही होगी कि न्यूनतम आयु सीमा को भी 2019 रखा जाए। उस जो भी हो, उस समस्या को सुधार कर दिया गया है। और अब न्यूनतम आयु सीमा के लिए की गणना जो है 1 अगस्त 2024 से किया जाएगा। इससे जो वर्तमान में नए कैंडिडेट हैं, नए नए बैचलर हुए हैं, जिनकी उम्र सीमा कम 2019 में 2-4 साल घट जा रही थी, अब वे भी फॉर्म भर सकेंगे। सिंपल सी बात है कि अब फिर से फॉर्म जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिर से आपका ओपन होगा। और जो जो नहीं भर पाए थे ज़रूर भर दीजिए, क्योंकि एक बार ओपन होगा उसके बाद संभव नहीं होगा, और उसके बाद ही एग्ज़ाम की तिथि की घोषणा संभव हो पाएगी। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। और जो भी लोग जुड़े हुए थे और जिनका एज नहीं हो पा रहा था सीडीपीओ में, उन्होंने मुझे मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था। उन्हें मैंने कहा था कि खुद भी कीजिए ईमेल जेपीएससी को और दोस्तों से भी करवाइए। तो बहुत सारे लोग ईमेल इस मुद्दे को लेकर के किए थे। इसके कारण भी हो सकता है कि सरकार का ध्यान इस ओर गया हो। 11th जेपीएससी में अब किसी भी स्थिति में आपको किंतु परंतु नहीं रहना है, किंतु परंतु में नहीं रहना है, क्योंकि जेपीएससी युद्ध स्तर पर आपके एग्ज़ाम लेने की तैयारी कर रहा है। प्रत्येक ज़िले में पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है इस एग्ज़ाम के प्रति, और इससे प्राथमिकता की सूची में जेपीएससी ने रख लिया है आपके 11th जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को, है ना। और आपको भी अपने सपने को पूरे करने के लिए पूरी तरीके से हर काम धाम छोड़ करके अभी प्रारंभिक परीक्षा पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाइए। जो भी 8 दिन बचे हुए हैं उसका लाभ उठाइए। एक सामंजस्य रखिए टेस्ट में और रिवीजन में, एक गैपिंग रखिए टेस्ट में। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने के लिए परेशान नहीं होना है। अपनी स्थिति के अनुसार ये चीज़ ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, सॉल्व आउट करने का प्रयास कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कर, है ना। यहाँ पर अभी ये मुद्दा भी उठ रहा है कि इस बार कंपटीशन कितना टफ है, उसी पर चर्चा पहले मैं कर देता हूँ। निश्चित रूप से एक सिविल सेवा एग्जाम है तो कंपटीशन तो टफ होता ही है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा की जा रही है, जिसका जेपीएससी में या किसी भी सिविल सेवा में कितना टोटल सीट होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है प्रारंभिक परीक्षा को, क्योंकि यहाँ सीट भरपूर होते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ भी लगभग 6000 सीट होंगे, यहाँ 342 के बात ही नहीं है। 6000 में आपको आना है, आप आ सकते हैं। या आपका इतिहास में कभी भी जेपीएससी निकला है तो भी आप निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे कि निकल सकता है इस बार भी, लेकिन वह गारंटी आपका हिस्ट्री नहीं देता है कि पहले आपका निकला था तो इस बार निकल जाएगा। पहले आप इंटरव्यू दिए थे, पहले आप ऑफिसर बन गए थे तो इस बार पीटी निकल जाएगा। गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेशन देता है कि इस बार आपने कितने डेडिकेशन के साथ तैयारी की है। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, पीटी एग्ज़ाम जो था 2024 वाला, वो भी 17 मार्च को निर्धारित था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यूपी पीसीएस वाले प्रारंभिक परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है। और जेपीएससी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जेपीएससी पर सिंपल सा प्रभाव पड़ सकता है कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन
यूपी कैंसिल होता तो बिहार का अगर मैटर रहता, बिहार PCS का, तो वहाँ पर ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक पेपर 2 भी होता है और पेपर 1 में भी झारखंड के प्रश्न रहते हैं, और पेपर 2 जो होता है वो काफ़ी डीप सिलेबस है झारखंड के संदर्भ में, जिसमें झारखंड के भूमि कानून भी हैं, झारखंड के लोकल गवर्नेंस हैं, झारखंड के लिटरेचर हैं, झारखंड के ट्राइब्स के कल्चर के बारे में आपको जानना है, झारखंड के कल्चर के बारे में जानना है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे झारखंड की नीतियाँ, झारखंड की योजनाएं, झारखंड में आपदा। तो इतना आसान नहीं होगा कवर करना किसी के लिए भी 8-10 दिनों में, जो किसी और आयोग में पूरी तरीके से कंसंट्रेट थे, अचानक से JPSC में आकर के पेपर 2 को पूरी तरीके से फिनिश करना बहुत ही एक टफ काम होगा। तो उधर से विशेष समस्या नहीं है कि आपकी अगर बेहतर तैयारी, आप पहले से लगातार लगे हुए रहें, तो विशेष कंपटीशन उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। जहाँ तक 2017 कट ऑफ को लेकर के भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या उससे कंपटीशन बढ़ेगा, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि 2017 कट ऑफ रखने पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। 2019 की संभावना ज़्यादा व्यक्त की जा रही थी, लेकिन चुनावी माहौल के कारण 2017 रखा गया और इसका लाभ बहुत सारे सीनियर अभ्यर्थियों को भी मिला है, जो इस बार कट ऑफ से बाहर हो रहे थे, लेकिन उनको एक अच्छा सुअवसर मिल गया। लेकिन यह खुशी जो थी 17 मार्च डेट देख करके थोड़ी सी उदासी में ज़रूर बदल गई, क्योंकि टाइम बहुत कम था और उससे पहले वो असमंजस में थे। बहुत सारे लोग CGL की भी तैयारी कर रहे थे कि CGL ही दे देते हैं। इस स्थिति में उनके समझ में एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतर है तो किसी भी कंपटीशन से नहीं घबराना है। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप में आत्मविश्वास है कि इस बार तो क्लियर कर लेंगे, 6000 में आराम से आ जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप पॉजिटिव होकर के तैयारी कीजिए और नकारात्मक एकदम नहीं सोचना है। अपने सोच को सकारात्मक बनाए रखें। ये तो सोचिए भी नहीं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता, अच्छा रहता, कोई फ़ायदा नहीं है इन चर्चाओं को करने से, ठीक है। एग्ज़ाम होगा, उसी को सोच करके अब क्या करना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, हर एक दिन बीतता जा रहा है उसमें क्या आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, उसकी ओर स्ट्रांगली बढ़िए, है ना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है तो बेहतर होता है जो आपके हाथ में है उसे करना चाहिए। तो 11th JPSC के कंपटीशन लेवल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। चूँकि एग्ज़ाम के मात्र 7 दिन अब बचे हुए हैं, तो सिंपल सा बात है कि आपको किसी भी तरीके के नए चीज़ों को पढ़ने से बचना चाहिए। जो भी आप पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए और चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट के देखते जाइए, इसका लाभ मिलेगा। बीच बीच में टेस्ट क्वेश्चन को वॉच भी कर सकते हैं और टेस्ट दे भी सकते हैं, क्लियर। लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट में समय को मत गवाइए, क्योंकि एक टेस्ट देने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं और टेस्ट का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, JPSC एग्ज़ाम में जैसा भी प्रश्न आता है उसी तरीके का होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। 17 मार्च को जैसे ही एग्ज़ाम होता है 1-2 दिन रेस्ट लेकर के सीधे मुख्य परीक्षा की तैयारी में सभी को लग जाना है ना। अगर टारगेट इस बार मेंस हो या भविष्य का मेंस हो, इस बार फिनिश कर लीजिए, क्लियर। वो सबसे बेहतर रणनीति होता है और इसमें आपका आंसर राइटिंग भी शामिल होना चाहिए। और जिनका एकदम मेंस का तैयारी नहीं है और PT बहुत अच्छा आपने दे दिया है, तो टारगेट टॉपिक करना है, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन समय को किल नहीं करना है। कट ऑफ क्या जाएगा नहीं जाएगा वो क्वेश्चन का नेचर के अनुसार बाद में बता दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। और मुख्य परीक्षा को बहुत सावधानी से तैयारी करना है, क्योंकि उसके मार्क्स जो हैं मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा की एग्ज़ाम के दौरान आपका प्रयास होना चाहिए कि आपको जनरल में एनी हाउस सेलेक्ट होना है, आरक्षण के सहारे एकदम नहीं रहना है, अन्यथा मार्क्स जो हैं थोड़ा सा एफर्ट में कमी आ जाती है कि चलो आरक्षण है, अगर जनरल में नहीं हुआ तो आरक्षण में आ जाएंगे। इस चीज़ को एकदम दिमाग में नहीं रखना है, अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करना है। और जिनका भी CDPO प्रारंभिक परीक्षा है, CDPO के लिए दिन रात एक करके लग जाइए।
इसके लिए भी बहुत ज़्यादा समय मिलने की संभावना नहीं है, इसलिए मेंटली रेडी रहिए, उसकी भी तैयारी कीजिए। और जो दोनों देने को जा रहे हैं, CDPO PT भी, CDPO मेंस JPSC भी, वो JPSC PT के बाद JPSC मेंस के साथ CDPO की तैयारी को, PT की तैयारी को हल्की फुल्की साथ में ले करके चलना है जब तक कि डेट नहीं आ जाता है। और मुख्य परीक्षा JPSC 11th JPSC की मुख्य परीक्षा हो, CDPO प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा हो, जिनको भी सेल्फ स्टडी के माध्यम से समस्याएं आ रही हैं, निश्चित रूप से रेनेस IAS से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट की भी व्यवस्था है। ओरिजिनल बुक से पढ़ना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। गाइड से नहीं पढ़ना चाहिए सेल्फ स्टडी के दौरान, लेकिन ओरिजिनल बुक्स में भी, क्योंकि बुक्स होते हैं तो उसमें बहुत ही विस्तारित रूप से किसी भी चीज़ को लिखा जाता है। तो सिविल सेवा के लिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, अगर इन चीज़ों को आप समझते हैं अच्छी तरीके से तो ही सेल्फ स्टडी कीजिए, अन्यथा गाइडेंस में आ जाइए आप। और चूँकि समय यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लंबे समय तक तैयारी में नहीं रह सकते। क्लियर? लंबे समय तक आप तैयारी में नहीं रह सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि 1-1.5 साल का तैयारी करके कोई भी टारगेट है उसको अचीव करने का प्रयास कीजिए। चूँकि जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व होता है, इसलिए कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लीजिए जिसमें समय आपका आवश्यकता से अधिक खर्च होता हो। एक टारगेट आपको करना है कि इतना समय में, चाहे आपका कोई भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उसको जो है फिनिश कर देना है, उससे अधिक नहीं लेना है। अगर आप अपने आप को एक समय सीमा में बांध लेंगे तो आपकी तैयारी जो है स्पीडली होगी, तीव्रता से होगी। अगर समय सीमा में नहीं बांधेंगे, बस एग्ज़ाम दे करके देखना है, एक बार PT, एक बार मेंस, अनुभव लेना है, इस सब कंसेप्ट से बाहर निकलिए। कोई अनुभव नहीं लेना है, डायरेक्ट फिनिश करना है और सिलेक्शन लेना है। इस दौरान कोई भी समस्या आती है, रेनेस IAS से जुड़िए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए।